वेलकम टू लर्निंग लॉज। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स, कुछ ऐसी लीगल मैगजिम्स जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फेज में हो अपनी स्टडी के। इसके पहले मैं एक और क्लास ले चुकी हूँ जहाँ पे हमने पार्ट 1 में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स डिस्कस किए थे। मैंने इस सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, वीडियोस ज्यादा लॉन्ग ना हो और मैं इन डेप्थ हर एक लीगल मैगजिम आपको समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। आज का जो हमारा पहला लीगल मैगजिम है वो है केविएट एम्प्टर। यहाँ केविएट का मीनिंग होता है अ वार्निंग एंड एम्प्टर का मतलब होता है टू अ बायर। ठीक है, केविएट एम्प्टर यानी कि अ वार्निंग टू अ बायर। कैसी वार्निंग कि जब भी कोई बायर कोई सामान खरीदने जा रहा है तो वो जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, उसे प्रॉपर्ली एग्जामाइन करे, उसके बाद ही वो उसे परचेज करे। दैट इज लेट द बायर बिवेयर। क्योंकि अगर उन्होंने रीजनेबली एग्जामाइन करके वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और बाद में वो खराब निकलती है या उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन से उसको फुलफिल नहीं करती है, तो वो सेलर के ऊपर जाके उसे स्यू नहीं कर सकते हैं, सेलर से वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज ये प्रिंसिपल ही कहता है कि लेट द बायर बिवेयर। आप खुद अपना सामान खरीद रहे हैं तो आप खुद उससे पहले एग्जामाइन करो, उसके बाद खरीदो। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको चाहिए होता है एक रेसिंग हॉर्स। अब आप खरीदने जाते हो रेसिंग हॉर्स, आप सेलर से कहते नहीं हो कि आपको रेसिंग हॉर्स चाहिए, आप बस कहते हो कि आपको एक हॉर्स खरीदना है। अब आप उसे खरीद के अपने घर ले जाते हो। जब आप घर ले जाते हो तो आप देखते हो कि जो हॉर्स आप खरीद के लेके गए हो ही इज नॉट फिट फॉर रेसिंग पर्पस। अब आप उस सेलर को स्यू करना चाहते हो ये कह के कि उन्होंने जो आपको घोड़ा बेचा है वो रेसिंग पर्पस के लिए फिट नहीं है और आपको तो रेसिंग हॉर्स चाहिए था। क्या आप यहाँ पे कर सकते हो स्यू? आप बिल्कुल स्यू नहीं कर सकते सेलर को। क्यों नहीं कर सकते? लेट द बायर बिवेयर। जब आप खरीदने के लिए गए थे किसी सामान को तो आपको सेलर को अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी चाहिए थी। और अगर आपने तब नहीं देखा कि वो जो हॉर्स है वो रेसिंग पर्पस के लिए है या नहीं है, तो अब जब आप खरीद चुके हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसा ही एक और एग्जांपल है कि आप मार्केट में जाते हैं, सपोज एक हैंड ग्राइंडर या मिक्सर ग्राइंडर खरीदने के लिए। ठीक है, वो शॉपकीपर आपको 3 से 4 प्रोडक्ट्स दिखा देता है। अब होता ये है कि शॉपकीपर आपको बता देता है कि देखो ये जो 2 प्रोडक्ट्स है वो ब्रांडेड है, इस पे वारंटी पीरियड एप्लीकेबल है। बट जिस प्रोडक्ट को आप पसंद कर रहे हो कि आप इसे खरीदना चाहते हो, इसमें कोई वारंटी पीरियड नहीं है। बट बायर क्या करता है, उसकी बात नहीं सुनता है और जो प्रोडक्ट में वारंटी पीरियड नहीं होता है उसे वही पसंद आती है तो वो वही खरीद के घर ले आता है। अब जब वो घर लेकर आ गया, कुछ दिन, एक हफ्ते भर उसने उस मिक्सर ग्राइंडर को यूज किया, उसके बाद वो हो जाता है बंद। अब वो चाहता है कि जो सेलर है वो या तो उसे रिप्लेस कर दे या फिर उसे एक्सचेंज करके दे। तो क्या वो जाके सेलर को ऐसा कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता है। क्यों? लेट द बायर बिवेयर। जब बायर ने खरीदा था तब बायर को बताया गया था कि इसमें वारंटी पीरियड नहीं है, अगर सामान खराब हो जाता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल उन्होंने ये जानने के बाद खरीदा। ठीक है, रीजनेबली एग्जामाइन नहीं किया टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो अब एक बार वो अगर खरीद के लेके आ चुके हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज लेट द बायर बीवेयर। इससे मिलता जुलता है हमारा नेक्स्ट लीगल मैगजीन जो कहता है केविट वेंडिटर। यानी कि वेंडिटर का मतलब क्या होता है? वेंडर। अ वार्निंग टू अ वेंडर या फिर एक सेलर। सो केविट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बीवेयर। इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई सेलर कोई सामान बेच रहा है किसी पर्सन को, तो उसे जो जो बातें पता है उस प्रोडक्ट के बारे में वो सभी बातें, मटेरियल फैक्ट्स वो डिस्क्लोज कर दे बायर को। ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं तो इसमें वो खुद लाइबल होंगे। बिकॉज हमारा लीगल मैगजीन क्या है? लेट द सेलर बीवेयर। आप बेच रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, चाहे वो फैशन ब्रांड्स हो, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, खाना हो, हम फूड आइटम्स भी ऑर्डर करते रहते हैं। अब सपोज कोई एक लेडी है जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ बेबी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किया ऑनलाइन। अब वो उस बच्चे को खिला देती हैं, खिलाने के बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। बाद में वो उठाती है उस पैकेट को और देख रियलाइज करती है वो कि जो प्रोडक्ट उन्होंने मंगवाया था ऑनलाइन वो एक्सपायर्ड है। तो यहाँ पर कौन लाइबल होगा? किसकी जिम्मेदारी थी? यहाँ पर सेलर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए सेलर को यहाँ पे कॉम्पनसेशन भरना पड़ सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं और आप किसी आउटलेट से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब वो आपको नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर देते हैं, तो यहाँ पर कौन लाइबल होगा? यहाँ पे सेलर लाइबल होगा। क्यों नहीं होगा?
होना चाहिए ना, बिकॉज लेट द सेलर बी वेयर। अगर आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो, भेज रहे हो, ऑर्डर उनका आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या डिमांड करी है, आपको उसे ही फुलफिल करना है। सारी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो भी प्रोडक्ट आप उन्हें डिलीवर कर रहे हो वो सही हो, ठीक है, एक्सपायर्ड नहीं हो, और जो उन्होंने मंगवाया है आप उन्हें वही भेजो। अगर आप नहीं भेजते तो हम देखते हैं ना कि अगर प्रोडक्ट सही नहीं आता तो हम लोग उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। वो क्यों है? इसलिए लेट द सेलर बी वेयर। यही था हमारा आज का सेकंड लीगल मैगजीन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन की तरफ। दैट इज कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स या फिर एग्रीमेंट एज टू द सेम थिंग। अगर मैं आपको एकदम लेमैन एग्जांपल इसका दूं, तो इसका एग्जांपल परफेक्ट ये है कि मेरी मम्मी आती है, मुझसे पूछती है कि बेटा आज खाने में क्या बनाना है। तो मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी बहुत दिन हो गए अपनी इडली सांभर नहीं खिलाया, तो एक काम करो आज इडली सांभर आप बना लो। तो मम्मी कहती है चल ठीक है मैं वही बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे ये हुआ मीटिंग ऑफ माइंड्स के हम दोनों ने सेम ही चीज पे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। ये तो हो गया नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस लीगल मैगजीन का मतलब क्या है। कंसेंसस एडिडम यानी कि दो लोग हैं और दो लोग एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं। अगर दो लोग एक ही बात पे अग्री नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। यानी कि अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं मेरी फ्रेंड से पूछती हूँ कि क्या तुम मुझे मेरी कार बेच अपनी कार बेचने के लिए तैयार हो। तो जब मैं उससे ये बात पूछती हूँ ना तो मुझे पता नहीं होता है कि उसके पास दो कलर की कार है, एक तो रेड कलर की कार है और एक ब्लैक कलर की कार है। तो मुझे बस इतना पता होता है कि मुझे ब्लैक वाली कार उसकी खरीदनी है। तो मैं उसे पूछ लेती हूँ कि आप अपनी कार बेचने को तैयार हो? वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें मेरी कार बेचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब मेरी फ्रेंड मुझे डिलीवर कर देती है रेड वाली कार, और मैं मना कर देती हूँ कि देखो मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी और ना ही मैं ये कार एक्सेप्ट करूंगी, बिकॉज मैंने तुमसे ब्लैक वाली के बारे में बात किया था, तुमने मुझे रेड कार भेज दी। तो वो कहती है इस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। तुमने मुझसे कहा कि कार तुम मुझे बेचना चाहती हो, मैंने कहा कि हाँ बेचना चाहती हूँ, और मैंने तुम्हें भेज दी। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मेरा दिमाग था ब्लैक कार पे, मेरी फ्रेंड का दिमाग था रेड कार पे। तो क्योंकि यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं था इसलिए मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। इसीलिए अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो कौन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी कार मुझे ना बेचे, मैं उसे ना खरीदूं, बस इट इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे। दैट इज नेमो डेड क्वाड नॉन हैबिट। यहाँ पे नेमो का मतलब क्या होता है? नोबडी। तो नेमो डेड क्वाड नॉन हैबिट का मतलब क्या होता है? नोबडी कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सपोज मेरे पास कोई पेन है, ठीक है, जो मुझे पता है मेरी फ्रेंड का है। कल को कोई मुझे आकर बोलता है कि क्या तुम ये पेन मुझे बेचना चाहोगी? ठीक है, वो कोई बहुत अच्छा एंटीक पेन था मेरी फ्रेंड का जो मेरे पास रखा है। अब कोई मुझे पूछता है कि क्या तुम ये पेन मुझे बेचना चाहोगी? तो ये पेन लिटरली में, लिटरल सेंस में कौन बेच सकता है? मेरी फ्रेंड बेच सकती है, बिकॉज वो पेन उसका है ना। तो यही मतलब है इस लीगल मैगजीन का कि नोबडी कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। अब लेट सपोज कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, ठीक है, मेरा फ्लैट है, उसके बगल में एक और फ्लैट है। तो क्या मेरा वहां पर फ्लैट है इससे मुझे राइट मिल जाता है कि मैं अपने बगल वाले फ्लैट को ही बेच दूं? मैं नहीं बेच सकती। मैं क्यों नहीं बेच सकती? बिकॉज मैं ओनर नहीं हूँ उस फ्लैट की। और जब तक कोई एक पर्सन किसी भी गुड का या फिर प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, वो ओनर ही जो है वो लॉफुल टाइटल और ओनरशिप पास कर सकता है। अगर कोई ओनर नहीं है तो वो लॉफुल टाइटल या फिर लॉफुल ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की कभी पास नहीं कर सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख के रखा है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार होता क्या है कि सपोज करिए कि मैं अपनी गाड़ी किसी को दे देती हूँ रिपेयर करने के लिए, बी को दे देती हूँ। ठीक है, मैं ए हूँ, मैं अपनी गाड़ी बी को रिपेयरिंग के लिए दे देती हूँ। अब बी सोचता है कि चलो एक राउंड लगा कर आता हूँ, देखता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है कार में। तो वो चला जाता है, मेरी कार लेके निकल जाता है वो। ठीक है, अब होता क्या है कि बीच में हो जाता है एक्सीडेंट और मेरी कार खतरनाक तरीके से डैमेज हो जाती है। अब बी को लग जाता है डर, तो वो क्या करता है सीधे सीधे जाकर मेरी गाड़ी को, ठीक है, मैंने जिसको दिया है मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए, वो मेरी ही गाड़ी को आफ्टर डैमेजेस होने के बाद वो मेरी ही गाड़ी को जाके किसी और को बेच देता है।
सी को उसने वो गाड़ी बेच दी। अब सी को पता नहीं है कि उसका ओनर मैं हूँ, ठीक है, सी को लगा कि बी उसका ओनर है। सी लेके गया मेरी गाड़ी को, उसने 40,000 रुपए का उसने रिपेयर वर्क भी कर दिया। अब मेरे सामने ये बात आती है तो मैं पहुंच जाती हूँ कोर्ट, और मैं कोर्ट में जाके कहती हूँ कि इसकी ओनर तो मैं हूँ, मैंने तो बी को सिर्फ मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था, वो मेरी गाड़ी को बेच कैसे सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सी से कहा कि आपको ए को उसकी गाड़ी वापस देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? बिकॉज ए ही उसकी ओनर थी। अगर उस गाड़ी को बेचना है तो उसका काम ए ही कर सकती है, कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे नहीं कर सकता है, अनऑथोराइज पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, सी से कहा कि देखो तुम गाड़ी वापस दो ए को, और बिकॉज सी को बेचारे को खुद को नहीं पता था कि उसकी ओनर मैं हूं, बी नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, सी ने आपकी 40,000 रुपए लगाकर गाड़ी ठीक करी है, तो वो ठीक करने का जो कॉस्ट है वो आप 40,000 रुपए सी को पे कर दो। इट इज एज सिंपल एज डेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज एक्स न्यूडो पैक्टो एक्शियो नॉन ऑडिटर। इसका मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वर्ड। ये तो हम लोगों ने बचपन से देखा है, ठीक है। अभी हम लोग दो डिस्कशन करने वाले हैं, दो लीगल मैगजीन। एक तो ये है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, दूसरा है समथिंग फॉर समथिंग क्विड प्रो क्यो। ये दोनों ही हम लोग इंटर रिलेट कर सकते हैं बिकॉज इनका मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं एक्स एक्स न्यूरो फैक्टर एक्शन ऑडिटर। इसका मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब हमने देखा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, वहां पर क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सपोज कि मैं तुम्हें 100 किलो चावल बेच रही हूँ, उसके बदले तुम मुझे पैसा दोगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। अगर सपोज करो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो तो गिफ्ट मानी जाएगी। अगर हम किसी के लिए किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर उस गिफ्ट के पैसे मुझे देगा? नहीं ना। तो यहाँ पर यही मीनिंग है एक कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेची, बदले में वो मुझे पैसे देगा। अगर वो मुझे वो पैसे नहीं देता है, या फिर सपोज करो हमारे बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है कि आई एम गिविंग दिस प्रॉपर्टी टू यू, मैं नहीं कहती कितने रुपए में ना, वो कहता है, और वो मुझे कभी पैसे नहीं देता है और मैं उसे वो प्रॉपर्टी रखने देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट हो जाएगा। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंसिडरेशन के बिना नहीं बनता है। देखो सीधी साधे सा एग्जांपल ये है, अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले आप सब्जी खरीदते हो और फिर बाद में उन भैया को पैसे देते हो ना। तो सब्जी दी भैया ने और मैंने दिया पैसा, तो ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। जब भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ना कि हाँ आप मुझसे सब्जी लेके जाओ। सपोज मैं सब्जी वाले भैया से सब्जी खरीद लेती हूँ और फिर सब्जी खरीदने के बाद मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं मैं आपको पैसे नहीं पे करूंगी, तो क्या वो मुझे वो सब्जी लेके जाने देंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज void। अगर इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है यहाँ पर कि ए और बी के बीच में एक घर खरीदने की बात हो जाती है कि मैं तुम्हें घर बेचूंगा, तुम मुझसे घर खरीदना। अब ए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जब वो जाता है बी के पास तो बी कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। तो बी कहता है कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, तो ए बोलता है कि ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे, मैं कोर्ट में जाऊंगी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, बिकॉज एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन हो उसमें। अगर सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो क्या जरूरी है कि मैं उसे, क्या मैं बाउंड हूं अपना घर उसे बेचने के लिए? बिल्कुल नहीं हूं। उसने पैसे देने से मना किया तो मैंने अपना घर बेचने से मना कर दिया। अब अगर वो मेरे ऊपर केस करना चाहे कोर्ट जाके कि मैंने तो उसे पैसे देने से मना किया बट अब उसने मुझे पोजेशन नहीं दिया, तो मैं क्यों दूंगी पोजेशन? यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं था। इसी पे बेस्ड है हमारा अगला लीगल मैगजीन, दैट इज समथिंग फॉर समथिंग। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम हमारे सिबलिंग्स के साथ हमने देखा होगा हमारी फेवरेट चॉकलेट्स शेयर करते हुए, ठीक है, कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, तू मुझे ये दे, तू मेरी वाली ले ले, या फिर कोई टॉयज हो, ठीक है। तो ये हम बचपन से देख रहे हैं। तो क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। आपने देखा होगा पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था कि सपोज किसी के पास वीट बहुत ज्यादा सरप्लस में है, किसी के पास चावल बहुत सरप्लस में है, तो वो क्या करते थे, पैसे उनके पास इतने होते नहीं थे, तो चावल के बदले वीट, वो कहता था कि देखो मेरे पास वीट है, तुम्हारे पास चावल है, तुम एक काम खरीदो, इतना वीट मुझसे खरीद लो और उसके बदले मुझे इतना चावल
दे दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। यानी कि अगर आप किसी से कोई सामान ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो बदले में वो भी आपको कुछ दे रहा है। ठीक है, इट इज बेसिकली अ कंसिडरेशन, जो भी हमने बात करी ना, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो वही सेम है क्विड प्रो क्यो, कि अगर आप किसी को कोई सामान दे रहे हो तो बदले में आपको कोई कंसिडरेशन मिलता ही है। जरूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप सुनना, जरूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो। कैसे? कि आपको करनी है एक फर्स्ट क्लास एसी में टिकट बुक। ठीक है, आपको एक अच्छी सी जर्नी करनी है, बहुत एकदम A1 ट्रेन में, आपको एकदम लेविश लाइफस्टाइल जीनी है उस ट्रेन में। तो अब आप कर देते हो टिकट बुक, तो रिटर्न में वो आपको क्या दे रहे हैं? आपने टिकट्स बुक करी, रिटर्न में वो आपको अपनी बेस्ट सॉरी बेस्ट रेलवे जर्नी है वो आपको एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? समथिंग फॉर समथिंग। मैंने पैसा पहले पे किया पैसा, और बाद में उन्होंने मुझे बेस्ट बेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस करवाया। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजिन पे, दैट इज डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। यहाँ पे डी मिनिमिस का क्या मतलब है? ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। एंड लेक्स का क्या मतलब है? लॉ। तो डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का मतलब होता है कि हमारा जो लॉ है वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगर आपके बीच में कोई छोटी मोटी इश्यूज हुई है, कोई माइनर फाइट हुई है, तो उसको आप अपने बीच में ही सुलझा लो तो बेटर होगा। बिकॉज कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डनड है केसेस के साथ, और अगर ऐसे ही कोर्ट छोटे छोटे मैटर्स पे अगर ध्यान देने लगी ना, तो फिर कोर्ट और ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी, और ये जो लिटिगेशन है वो कभी खत्म होगी ही नहीं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो रहती है मेरी सिटी में, जयपुर में। उसका कोई और दोस्त नहीं है। तो वो मुझसे एक दिन कहती है कि यार तू ही मेरी एक दोस्त है, एक काम करते हैं अपन संडे को मूवी देखने चलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, अपन मूवी देखने संडे को चलेंगे। अब वो बेचारी रेडी होकर संडे को पहुंच जाती है मूवी देखने, बट मेरे पास कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से मैं मूवी देखने नहीं जा पाती हूँ। ठीक है, अब होता क्या है ना कि वो भी तो बेचारी पहुंच गई है मूवी देखने के लिए तैयार होकर के, वो मेरा इंतजार करते 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 थक जाती है, फिर अकेले ही मूवी देख लेती है। अब उससे हो जाता है मेंटल ट्रॉमा कि एक ही तो दोस्त थी, एक ही तो दोस्त थी ये, और वो भी मूवी देखने के लिए नहीं आई, जबकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो देखने आएगी। तो यहाँ पर जो ये प्रॉमिस था, क्या लगता है आपको कि मैंने जो उसको प्रॉमिस किया वो ये था कि ठीक है, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो मेरे ऊपर केस कर देना? नहीं, ये तो एक सोशल अरेंजमेंट था हमारे बीच में, है ना। तो इसीलिए अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस मैटर को डिसमिस कर सकता है, कर सकता नहीं है, कर देगा। और किस बेसिस पे करेगा? कि लॉ जो है उसके पास और भी बहुत सारे काम है, और वो इन छोटे मोटे अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स पे ध्यान नहीं देता है। खुद के ऐसे मसले जो है वो आप खुद सुलझाओ, वही लॉ की जो है हमारे लिए होती है एडवाइस। दैट इज ऑल अबाउट दिस लीगल मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे, जो आज का लास्ट लीगल मैगजीन है। इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं हमारे लास्ट लीगल मैगजीन पे, दैट इज एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। अगर मैं इसको आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, तो सपोज कोई एक विमेन है, उसने एक चाइल्ड कंसीव किया है। सो क्या हमारे पेरेंट्स हमें दुनिया में आने के बाद से प्यार करते हैं, या तभी से प्यार करना शुरू कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हम हैं? हमारी जब एग्जिस्टेंस होती है, जब जब से, तब से ही वो हमें प्यार करते हैं ना। तो वही है, आवर पेरेंट्स लव अस फ्रॉम एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जब से उन्हें पता चला कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में आने वाला है। ये तो हो गई लेमन लैंग्वेज में। अब आते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है, एक टर्म होता है दैट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो है वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया हो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फिर फ्रॉम द इंसेप्शन। अब वर्ड एब इनिशियो के हेल्प से एब इनिशियो को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार 10 साल का बच्चा होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और कुछ सामान लेकर चला जाता है। वो ठीक है, दुकानदार से कुछ सामान लेकर वो चला जाता है। अब बाद में वो पैसे देने से मना कर देता है।
तो जो सेलर होता है वो कोर्ट जाता है, वो कोर्ट में जाके कहता है कि ये इसने मुझसे छुपाया कि ये माइनर है, इसने मुझे बताया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये माइनर है, इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, सामान लेके चला गया, पैसे देने से मना कर रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, कोर्ट यहाँ पर यही कहेगा कि आपके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब अगर आप चाहते हो कि माइनर आपको पैसा पे करे, तो माइनर आपको पैसा पे नहीं करेगा। पैसा पे कब करता, जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों के बीच में हुआ है वो वॉइड है, इनवैलिड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो फिर माइनर को पैसा क्यों देगा। बट हाँ, अगर अगर माइनर के पास आपका वो सामान अब भी रखा है तो वो उसको रीस्टोर जरूर कर सकता है, ठीक है। बट आपको वो पैसे पे नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस माइनर के साथ वो था वॉइड एब इनिशियो, इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसी के साथ खत्म होता है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।